गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो प्रतिवर्ष लाखों परिवारों को गरीबी रेखा में ले जाता है। परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना शुरू करेगी, जिसमें प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपए का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज भी दिया जाएगा। किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती हमारे लिए रहा है। हम जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 3,000 स्टोर खोले जाएंगे। भारत में प्रतिवर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके 2.2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 3.4 करोड़ डायलिसिस यंत्रों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है। भारत में लगभग 4,950 डायलिसिस केंद्र हैं जो मुख्यतः निजी क्षेत्र और प्रमुख शहरों में हैं। इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति होती है। प्रत्येक डायलिसिस सत्र के लिए लगभग 2,000 रुपए का खर्च आता है, जो प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से अधिक बैठता है। इसके अलावा अधिकतर परिवारों को डायलिसिस सेवाओं के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है और मजदूरी की हानि होती है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए मैं राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड के जरिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी लागत को कम करने के लिए मैं डायलिसिस उपकरणों के कुछ हिस्से पुर्जों पर बुनियादी सीमा, उत्पाद शुल्क, सीवीडी और एसईडी की छूट का भी प्रस्ताव करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सफल व्यावसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाकर बड़ी आशा जगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया है, ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी है। इस परियोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ये स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए प्रतिवर्ष प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी 2 परियोजनाओं को मदद देगी। इस स्कीम से लगभग 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। यह वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का वर्ष होना चाहिए। हमने उद्यमिता परितंत्र निर्मित करने के संबंध में दलित भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये केंद्र उन ऐसे उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की अधिप्राप्ति नीति 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे किए जा सकें। अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास की स्कीमों जैसे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उस्ताद स्कीम का कारगर क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आता हूं शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन पर। मैं अब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे बजट प्रस्ताव का चौथा स्तंभ है। शिक्षा। देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के बाद अब हम शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़ा आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा अगले 2 वर्ष में इस योजना में अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। हम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में मदद मिल सके।
10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराई जाएगी ताकि वे विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभर सकें। इससे आम भारतीयों को उच्च स्तरीय शिक्षा का कम खर्च होगा और एक विस्तृत स्कीम बनाई जाएगी। हमने 1000 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हेफा स्थापित करने का निर्णय लिया है। हेफा न हानि न लाभ के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा जो बाजार से निधियां प्राप्त करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और CSR निधियों से करेगा। इन निधियों का उपयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं से में अवसंरचना सुधार के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी। विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं, नियोक्ताओं और अभ्यर्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र सुलभ कराने के लिए प्रतिभूति निक्षेपागार की तर्ज पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों, कॉलेज उपाधियों, शैक्षणिक पुरस्कारों तथा अंक तालिकाओं संबंधी एक डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। अब आता हूं कौशल विकास पर। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य हमारी मानव आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने अपनी शुरुआत से एक विस्तृत कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजों पर लाना चाहते हैं। हमने देश भर में 15,000 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मैं इन कार्यक्रमों के लिए 1700 करोड़ रुपए की राशि अलग से रख रहा हूं। हमने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाण बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हम अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव करते हैं। उद्यमिता, शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए 2200 कॉलेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किया जाएगा। उद्यमी बनाने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों, खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ा जाएगा। अब आता हूं रोजगार सृजन पर। औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति तारीख से प्रथम 3 वर्षों के लिए 8.33% के हिसाब से कर्मचारी पेंशन बीमा अंशदान का भुगतान करेगा। इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए प्रेरित होंगे। इस व्यवस्था को अर्धकुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह पर मार्गीकृत करने के उद्देश्य से ये स्कीम 15,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन भोगियों पर भी लागू की जाएगी। मैंने इस स्कीम के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। Further, Finance Bill 2000